नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश का स्पेशल डिबेट शो देख रहे हैं आप और करेंगे डिबेट की शुरुआत। 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज जो है मतदान हुए, लेकिन देश की नजर घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव पर थी। उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा सीट का उपचुनाव साल 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ये पहला इलेक्शन है जहां इंडिया और एनडीए आमने सामने हैं। आज मतदान हुआ और शाम 5 बजे तक के करीब जो परसेंटेज है करीब 50% के आसपास। चुनाव आयोग का अगला अपडेट रात तक आएगा, लेकिन ज्यादा मतदान होने के आसार नहीं है। अंतिम चरण में मतदान का ग्राफ कम हुआ, जिसका एक चरण बारिश बताया जा रहा है। घोसी सीट पर सीधा मुकाबला भाजपा के दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच है। दारा सिंह की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि वो सपा के विधायकी से इस्तीफा देकर भाजपा में आए हैं और इसके बाद भाजपा ने उन्हें ही अपना उम्मीदवार भी बनाया। अब देखना है कि दारा का ये सियासी दाव कितना चलेगा। ये सुधाकर मैदान मार लेंगे, लेकिन वोट प्रतिशत प्रत्याशियों की चिंता बढ़ाने वाला है। हालांकि पिछली बार के चुनाव में भी हमने देखा था तो बहुत ज्यादा वोट परसेंट नहीं पड़ा था, लेकिन मत प्रतिशत जो अंतर आया था दोनों की हार जीत का, उससे ही हम और भी ज्यादा चीजों का आकलन करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस चुनाव में कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी बीच में सामने आए हैं, हम उन पर भी बातचीत करने वाले हैं। पहले सुन लेते हैं इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हार स्वीकार कर ली है, इसका मतलब, और अब हार का ठीकरा किस पर फोड़ना है उसकी तैयारी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कर रही है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में गांव गरीब किसान के लिए जो काम किया है, जो हमारा रिपोर्ट कार्ड था उसके आधार पर हम घोसी के उपचुनाव में गए हैं, और जब लगभग मतदान समापन की तरफ है तो ये अब हमको निश्चित रूप से जो हमारे पास जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं उनसे जो फीडबैक मिल रहा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वहां प्रचंड वोटों से जीत होने जा रही है। और ये बात अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को भी पता चल रही है। तो अब कभी ईवीएम का बहाना बनाएंगे, कभी प्रशासन का बहाना बनाएंगे, लेकिन हार की स्वीकृति है ये। देखिए, सीट जो है हमारी जो इंडिया गठबंधन है INDIA, उसी के पाले में जाएगी। जनता ने मन बनाया हुआ है, जनता का पूरा रुझान गठबंधन की तरफ है, और इस बार ये जिस तरह से राहुल जी ने कहा है कि ये इंडिया को चुने, भारत को चुने, तभी इस देश को बचाया जा सकता है। और इसी विचारधारा पे आज लोग साथ में जुड़ रहे हैं। आज जो मतदान हो रहा है उसमें क्लियर हो जाएगा आज शाम को, जब रिजल्ट आएगा इसका बाद में, कि इंडिया के पाले में ही ये सीट जानी। देखिए, घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। जैसी सूचना प्राप्त हो रही है कि लगातार समाजवादी पार्टी के पक्ष में घोसी की सम्मानित जनता वोट कर रही है। लगातार यह भी सूचना आ रही है कि घोसी प्रशासन वहां के मतदाताओं को वोट करने से रोक रहा है। मगर मैं कहना चाहूंगा कि ये जुल्मी सरकार कितना भी दमन कर ले, मगर समाजवादी पार्टी के शानदार प्रत्याशी श्री सुधाकर सिंह जी जनता के प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं। जिन्होंने लगातार जनता के बीच काम किया है वो वहाँ के विधायक बनने जा रहे हैं, और दल बदलू दारा सिंह चौहान जो लगभग 1 लाख वोटों से हारने, तो 39% करीब मत पड़े। और इससे पहले का 2022 का आप वोट परसेंट देखेंगे तो 42.2, इससे पहले 2019 का आप देखेंगे तो 33, 2017 में 36, यानी इसके आसपास ही जो वोट परसेंट है वो यहाँ के उपचुनाव में या चुनाव में रहा है। यहाँ की जनता यानी कि बहुत ज़्यादा जो वोटिंग करने में उतनी ज़्यादा जागरूक नहीं है, या फिर उनके पसंद का प्रत्याशी हर बार नहीं सामने आता। आप कैसा भी आकलन कर सकते हैं। बहरहाल जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार होंगे हम उनसे और भी जानने की कोशिश करेंगे, मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं।
अनिल शर्मा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े। अनिल जी स्वागत करती हूँ आपका। केसी जैन साहब प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत सर। डॉक्टर नितेंद्र भाई जी हमारे साथ जुड़े हैं। नितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका, सपा का पक्ष रखने के लिए आप हमारे साथ हैं। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। आलोक जी, उपचुनाव घोसी का जिस पर थी सबकी नजर, क्योंकि सबसे हॉट सीट इसे हम कह सकते हैं वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर इंडिया और एनडीए आमने सामने थे। कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन बीएसपी साइलेंट रही और एक बड़ा वोट परसेंट उनका भी है। वो किस तरफ स्विच किया ये तो खैर अब जो नतीजे आएंगे उससे और भी आकलन किया जा सकेगा, लेकिन बहुत ज्यादा मत नहीं पड़े। पिछले बार से अभी का आकलन करें तो ज्यादा थे, लेकिन जो जीत का अंतर था वो काफी ज्यादा था पिछली बार दारा साहब का। इस बार आपको लगता है जो मत प्रतिशत हैं वो जीत हार की तरफ इशारा कर रहे हैं? आप क्या समझाएंगे? जी पारुल जी, देखिए का जो चुनाव हो रहा है ये अपने आप में ऐसे तो चुनाव है और चुनाव हमेशा सत्ता पक्ष की बाजी मारती रही है, हमेशा ही देखने में आया है। लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है ये कई दिशाओं में कई निर्णय होगा, क्योंकि विपक्ष का एकमात्र उम्मीदवार है या कह लीजिए इंडिया के एक उम्मीदवार है, तो ये जो विपक्ष बना हुआ है इंडिया के रूप में, तो उसका भी भविष्य तय होगा कि उसने कितने जो भाजपा से लड़ सकती है। वहीं भाजपा के लिए भी एक बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि भाजपा की सरकार ने भी पूरी मंत्रियों की टीम वहां उतारी, पूरे दमखम से प्रचार किया, कहीं से भी उसने हल्के में नहीं लिया इस चुनाव को। जिस तरह से हमेशा होता रहा है कि चुनाव है और सरकार है हमारी, वो जीत जाएगा प्रत्याशी हमारा, लेकिन भाजपा ने इस तरह का कहीं मतलब को नहीं हल्के में लिया और पूरी तैयारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ उसने वहां प्रचार अभियान चलाया और अंतिम तक चला। तो उतना आसान नहीं है वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी या भाजपा के प्रत्याशी के हल्के में लेना, और 1 to 1 दोनों में लड़ाई है। इतना निश्चित है जो परिणाम आएगा, रिजल्ट जो भी आएगा, तो वो रिजल्ट आपके 2024 को लेकर कि एक मैसेज होगा कि इंडिया या एनडीए, ये जो चल रहा है इस समय पूरे देश में कि एक जो इंडिया के नाम पे गठबंधन बना हुआ है, तो उसमें जो जितने भी दल हैं, क्योंकि देखिए उपचुनाव जितने भी हुए हैं आज की डेट में, वो सभी में देखिए कि मेन प्रत्याशी हर दल के थे। एक आध जगह अगर छोड़ दीजिए तो वहां पे अन्य दलों ने भी उतार दिए थे, मतलब जो फाइट थी 1 to 1 थी, तो इंडिया वर्सेस एनडीए। तो ये मौका का भी आएगा कि क्या होता है। बिल्कुल, और इस बात का अंदाजा राजनीतिक दलों को भी था। हमने देखा कि सीनियर लीडरशिप, बड़े केंद्रीय नेताओं का भी यहाँ पर हमने देखा कि मौजूदगी नजर आई, यानी दिल्ली से नेताओं को यहाँ आमंत्रित किया गया था, इसलिए घोसी का अंदाजा लगाया जा सकता है। खुद अखिलेश यादव जुटे हुए थे। आरोप प्रत्यारोप भी इस बीच खूब लगे। बीजेपी के पास जा रहे हो केसी जैन साहब, एक तरफ दारा जी हैं, एक तरफ सुधाकर साहब हैं, लेकिन जनता का प्यार के सुर गया है। ये ईवीएम 8 तारीख को जरूर उगलेगी और उसके बाद पता चल जाएगा इंडिया या एनडीए। हालांकि वोट परसेंट थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन उससे जीत या हार का आकलन नहीं किया जा सकता। आरोप भरपूर लगे हैं कि साहब ये अधिकारी ने वोट नहीं करने दिया, यहाँ आधार कार्ड चेक हो रहे थे, यहाँ स्पेलिंग पता की जा रही थी। क्या कहिएगा? देखिए पारुल जी, 2-3 दिन पहले इसी विषय पे कई चैनलों पे चर्चा थी और उसमें भी हमने इस बात को रखा था कि चुनाव वाले दिन समाजवादी पार्टी बगले झांकते हुए मिलेगी और सारा की सारा ठीकरा आप देखिएगा प्रशासन पर, ईवीएम मशीन पर। मशीनें खराब हो गई, 2 घंटे तक लोग लाइन में हमारे लगे रहे, फिर उनको भगा दिया गया। भाजपा के लोग वोट डाल पाए, सपा के लोग वोट नहीं डाल पाए, तमाम सारी बातें होंगी। और एक चीज मैं बताऊं पारुल जी, अभी 8 तारीख को आप देखिएगा, 8 तारीख को जब चुनाव के परिणाम आएंगे, जबकि ये मशीन में सारे परिणाम कैद हो चुके हैं, जब 8 तारीख की वे मशीनें खुलेंगी तब यही आरोप लगेगा कि अरे नहीं मशीनों में तो इतने वोट थे, इतने वोट निकले और काउंटिंग ठीक से नहीं हुई, 2 घंटे के लिए काउंटिंग बंद कर दी गई, 1 घंटे काउंटिंग बंद रही, लाइट चली गई। तमाम सारे आरोप ये समाजवादी पार्टी के लोग पहले से तलाश के रखे हैं कि हार का ठीकरा किस पे फोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के जनता के जनादेश को ये लोग स्वीकार नहीं करते और पहले से आप आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब तो साफ साफ यही है कि आपने हार को स्वीकार कर लिया। आप मान रहे हैं कि आप हार गए, इसलिए आप बहाने ढूंढ रहे हैं कि क्या बताना है आपको, हार का कारण क्या बताना है। देखिए, जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए
और रही बात ये गठबंधन की, कोई गठबंधन नहीं। अभी जो 2022 का इलेक्शन हुआ, क्या कांग्रेस से मिलकर के लड़ा था? उसके बाद क्या परिणाम हुआ? कांग्रेस दो सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई। कांग्रेस 400 प्लस सीटों पे, पूरी सीटों पे वो बिना किसी गठबंधन के लड़ते हैं। परिणाम क्या आते हैं? कोई गठबंधन नहीं। केवल और केवल लड़ाई किस में हो रही है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष के रूप में है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी सुधाकर जी कई बार हार चुके हैं और इनका व्यक्तिगत वोट भी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के चौधरी जी का भी। यही कारण रहा कि समाजवादी पार्टी में जाने के बाद में भी ये चुनाव जीते। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी लहर थी, उसके बाद भी चुनाव जीती, यानी कि इनका व्यक्तिगत भी कुछ है, कुछ जनाधार है। तो व्यक्तिगत जनाधार को नकारा नहीं जा सकता है। केवल ये कह देना कि पार्टी पे डिपेंडेंसी है, बिल्कुल पार्टी का तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ उनका व्यक्तिगत भी प्रभाव है क्षेत्र में। जी। जब सुधाकर साहब को कैंडिडेटशिप दी गई थी, यानी उनको जब उम्मीदवार बनाया गया था, सपा के पास आ रही हूँ, नितेंद्र साहब, तो तब ये सवाल उठे थे कि क्या सेकंड लीडरशिप सपा ने तैयार नहीं की, लेकिन तब भी कैंडिडेट रहे वो, और उसके बाद अब दोबारा उनको जनता ने चुनने के लिए मत दिए होंगे या दारा सिंह साहब को दिए होंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप है ये पहली बार नहीं है। ये सवाल जब भी आता है तो मेरा जवाब और मैं सवाल के साथ ये भी पूछने की कोशिश करती हूँ कि साहब हमें ये बताइए कि अगर आपका प्रत्याशी जीत गया तो फिर इन मशीनों को दोष दीजिएगा या प्रशासन को दोष दीजिएगा या फिर उस जीत को नहीं स्वीकारिएगा, क्या कीजिएगा नितेंद्र साहब? देखिए पारुल जी, तो बातें आपने एक साथ की। क्या अगर हम जीत रहे तो अगर भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर रही है उस बात को नजरअंदाज कर दिया जाए? अगर कोई व्यक्ति, पुलिस का सिपाही अगर बदमाशी कर रहा है तो उसकी शिकायत न की जाए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग कल चुनाव आयोग के पास क्यों गए थे? इनको क्या समस्या हो गई थी? कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी गया था, ये भी आरोप लगा रहे थे दूसरे लोगों पर। देखिए, चुनाव में अनियमितताएं होती हैं, ये सच है। इसके बावजूद भी जनता जिसके साथ अधिक होती है। एक सेकंड, इसका मतलब ईवीएम ट्रैप तो नहीं है? ईवीएम हैक तो नहीं किया गया? ऐसा नहीं है ना? क्योंकि आप जिस पार्टी के साथ आप गठजोड़ में हैं उनकी तरफ से खूब आरोप लग रहे हैं, इसलिए मैं आपसे क्लियरिटी चाह रही हूँ इस बारे में। ऐसा तो नहीं है ना? क्योंकि ये बाइट मैं रिकॉर्ड करके आपके रखूंगी। बिल्कुल रिकॉर्ड करके रखिएगा। ये ईवीएम हैक तो नहीं हुआ था ना? मुझे आपको जवाब देना है या भाजपा को जवाब देना? मैं तो आपसे यही पूछ रही हूँ कि ईवीएम हैक तो नहीं हुआ था कहीं? अरे मुझे जवाब देने दीजिए भाई। भारतीय जनता पार्टी से को आपने ठोका नहीं है एक भी बार। इन्होंने जो बोला तो सवाल वो पूछेंगे या मैं पूछूंगी साहब? अरे भाई सवाल वो पूछेंगे कि मैं पूछूंगी आपसे? तो मेरा सवाल है, मैं पूछ रही हूँ कि ईवीएम कहीं हैक तो नहीं हुआ था? आप लोग वहाँ ग्राउंड पर थे ना, इसलिए पूछ रही हूँ। कितने घंटे तक मशीनें बन रही? अब हैक होना नहीं होना ये जवाब उसको बात कर दिया जाएगा। पहले ये बताइए कि मशीनें खराब क्यों हुई थी? ये 2-2 घंटे पोलिंग क्यों बंद होती है भाई? आप क्यों आईडी कार्ड चेक करेंगे रास्ते में? आप क्यों स्पेलिंग पूछेंगे? ये जो बार बार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो ये करते हैं ऐसा इसलिए अब ये कह रहे हैं कि ऐसा समाजवादी पार्टी बोलेगी कि वो लाइट चली गई थी, ये हो गया था, मशीनें भगा दिया गया था एजेंट को। ये होता है, ये करते हैं, इनको पता है ये करने वाले हैं। ऐसा प्रयास करके लाइट पीछे काटेंगे। क्यों लाइट जाएगी भाई? आपकी सरकार है, चुनाव आयोग आपको काउंटिंग करा रहा है, लाइट क्यों जाएगी? आप पहले व्यवस्था करके क्यों नहीं रखेंगे? उतनी देर तक उस क्षेत्र की चेता को क्यों नहीं आप रखेंगे? सुनिए मेरी बात नितेंद्र साहब, ये तो आपका चुनाव लाइट क्यों गई थी? आप देख रहे हैं बारिश भी हुई थी वहां पे, उस वक्त भी लोग घर से क्यों नहीं निकल पा रहे थे? तो उनसे जाके घर में पूछे कि बारिश हो रही थी, आप क्यों नहीं निकल पा रहे थे? ये कहेंगे क्या? वो तो टेक्निकल फॉल्ट है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, या फिर आप बिजली की बात करते हैं तो ये हर जगह होता है, हर जगह होता है। तो आपको अच्छी बात नहीं लगती सही बात बोले कोई? तो आपको अच्छी बात नहीं लगती कोई सही बात बोले? तो आपकी पार्टी चुनाव लड़ती थी, कभी ईवीएम मशीन का कुछ गड़बड़ नहीं हुआ क्या? मैं जो सवाल पूछ रही हूँ आप उसको जवाब ही नहीं देना चाहते। आप कह रहे हैं 2 घंटे बंद रहा। मुझे ये बताइए, हैकिंग वगैरह तो नहीं हुई ना कहीं ईवीएम की? अरे भाई ये बताइए पारुल जी, ये सवाल मैंने कब उठाए थे? ये भारतीय जनता पार्टी से आप पूछिए ये सवाल ये क्यों उठा रहे हैं?
ये क्यों इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा बोला जाएगा, ऐसा, ये इसका मतलब ऐसा करना चाहते हैं? हाँ। ये इनको कैसे पता कि हम ये बोलेंगे कि लाइट कट गई? नहीं, करना ना करने की बात नहीं है। बात ये है कि आप बगले झांक रहे हैं, आप अवसर ढूंढ रहे हैं कि अपनी हार का ठीकरा किस पे फोड़ेंगे, हार का ठीकरा किस पे फोड़ेंगे, आप अवसर तलाश रहे हैं ना। हम तो आपके अवसर की बात कर रहे हैं और आपने पहले तो तय कर लिया कि आपको क्या कहना है। आपने हमारी बातों को मान भी लिया कि आप कौन सा बहाना बनाएंगे हार का। अरे जब वहां पर आपका कोई जनाधार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी आप भी तो गए थे चुनाव आयोग के पास, आइए वापस आइए। कैसे आपको मैं लौट रही हूँ, मैं आपके पास भी आ रही हूँ सर, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। काउंटर क्वेश्चन है जो जैन साहब से मुझे करना चाहिए। जैन साहब, सपा ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी भी गई थी चुनाव आयोग के पास शिकायत लेके। अभी आपको तो नहीं सता रहा है डर कहीं चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं आप? नहीं, पारुल जी देखिए, चुनाव आयोग के पास अगर कोई आपत्ति है, किसी को भी जाने का अधिकार है, बात ये नहीं है। बात ये है कि चुनाव आयोग पे ही प्रश्न लगा देते हैं ना। हम तो चुनाव आयोग के पास जाते हैं कि भाई कहीं पे कोई दिक्कतें हैं तो आप कहते हैं हार का डर सता रहा है। नहीं, देखिए, हम आपत्ति करते हैं विपक्ष पे, हम आपत्ति करते हैं अगर कोई विसंगति है उस पे, लेकिन ये तो चुनाव आयोग पे आपत्ति खड़ी करते हैं ना। ये जिसके पास शिकायत लेके जा रहे हैं, लाइट न जाए वहां पर, बिजली चली जाती है, वहां पर ईवीएम खराब हो जाती है, क्यों सर? कोई पूरे देश में तो चुनाव नहीं होता, एक विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहा था बिना किसी समस्या के। पारुल जी, ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये इन्हीं सारी चीजों को गिनाएंगे कि ये मशीन खराब हो गई, वोटिंग बंद हो गई, नहीं तो पुलिस ने वोट नहीं डालने दिया, लोग वहां पहुंचते हैं, कई लोग खड़ा होना पसंद करते हैं, पोलिंग बूथ पर कई लोग नहीं खड़ा। नुकसान तो वोटर का और जो नंबर से उनका भी होता है ना सर। नहीं पारुल जी, वोटर कार्ड तो सबका चेक होता है ना, आधार कार्ड तो सबका चेक होता है, उसमें वोटर कार्ड सीमा जी चेक होता है, लेकिन इंग्लिश स्पेलिंग वगैरह चेक नहीं होती है कभी भी। देखिए, जरा से रुक जाइए, एक सेकंड जैन साहब, आपके पास पुलिस को कैसे पता चलता है कि ये भाजपा का वोटर है कि सपा का वोटर है? जब कोई नहीं जान पाता है, कैंडिडेट नहीं जान पाता है कि हमको वोट कौन देगा कौन नहीं देगा, अनिल साहब, ये स्पेलिंग देखकर पता चलेगा कि किस पार्टी का कौन सा वोटर है। जाता है कि भाजपा का वोटर है कि सपा का वोटर है, किसको रोके किसको नहीं रोके। अनिल शर्मा जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। ये क्या कहीं लिखा हुआ है कि स्पेलिंग पूछिएगा तो पता चल जाएगा कि सपा का वोटर है या फिर बीजेपी का वोटर है? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात है पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो किसी से छिपी नहीं है। जहां मुस्लिम क्षेत्र के लोग हैं, भूमियार हैं, ब्राह्मण हैं, दलित हैं, सवर्ण हैं, ये इस तरह के वोटरों की क्षेत्रवार स्थिति जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को रहती है। ठीक है। और ज्यादातर चुनाव में जो ड्यूटी लगी होती है वो टीचर्स की ज्यादा लगी होती है, और टीचर्स ग्रामीण अंचल में, क्षेत्रीय अंचल में लोग रहते हैं, उनको मालूम होता है। और एक माहौल जो आरएसएस के लोग जो प्रशासनिक तंत्र में बैठे हुए हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं, वो अधिकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी आरएसएस के पदाधिकारी भी हैं। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हम दे सकते हैं। अरे सुन ले, क्या बात क्या है जैन साहब, क्या नहीं है? नहीं, मजाक बनाते हैं डिबेट को, नहीं आप डिबेट में मजाक बनाना चाहते हैं। चलो, कर्मचारी बनकर नहीं बैठे हैं, सरकारी कर्मचारी विभाग में नहीं है आरएसएस के कर्मचारी, मजाक बनाना चाहते हैं डिबेट को पूरी। इसका मतलब चुनाव आप कभी नहीं जीतेगी, एक मिनट में आप पूरे डिबेट को खत्म करना आप चाहते कभी हैं। चुनाव नहीं जीतेगी, इसका मतलब आपने मान लिया ना। भाजपा और आरएसएस इतना मजबूत तंत्र है उसका, क्यों नहीं चुनाव जीतेंगे? आप चुनाव हारे, मैं आपको बता दूं, जैन साहब सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लेना मेरी बात को। आपने जितनी बातें बोली उतनी बातों का जवाब मैं दूंगा, एक एक बात का जवाब आपको दूंगा। आपने कही ये समाजवादी पार्टी के लोग आप सुनना सीखें, आप सुनना भी सीखें। कर लीजिए, आप दोनों का ही मंच है सर, आप ही लोगों को जवाब देना है बारी बारी से। हम आपके बीच में बोलने लग जाए तो आप होने लग जाएगी। जैन साहब, एक सेकंड प्लीज, आपने कहा बारी बारी से अपनी बात रखिए, फिर बीच में आपने कहा वाली बहस नहीं है। ये आरोप लगाएंगे ईवीएम पर, ये आरोप लगाएंगे प्रशासनिक व्यवस्था पर, ये आरोप लगाएंगे चुनाव हारने पर। सही है सर। भारतीय जनता पार्टी जब हारने पे आती है तो इसी तरह की उल जलूल बातें करती है। क्या प्रशासनिक तंत्र में आरएसएस के लोग नहीं बैठे हैं? जो कर्मचारी भी हैं, आरएसएस के पदाधिकारी भी हैं। एक तरफ आरएसएस के लोग कहते हैं कि जब हम सरकार में नहीं है, हम राजनीति में नहीं है,
लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि में उनके कर्मचारी काम करते हैं। ये बहुत बड़ा तमगा है जो इस लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं दूसरी बात बता दूं, सही बात एक पारुल जी, आपने एक बात और कही थी, उंगली उठा लेना बाद में, सुन लीजिए। आपने एक बात और कही थी कि कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। सुधाकर सिंह जी कांग्रेस के भी प्रत्याशी थे। कांग्रेस ने समर्थन अगर दिया है तो कांग्रेस के भी प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी है, और हमारा तो वोट देती भी नहीं सर सीट आपको। पिछली बार देकर उन्होंने 2 नंबर आपको मिल गए थे ना, तो वो शपथ देती भी नहीं इस बार सीट आपको। अगर आप लोग फाइट भी करते हैं तो शायद नहीं मिलता। आपके पास उतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट पार्टी के साथ नहीं था ना। हकीकत को स्वीकारना भी पड़ेगा, हकीकत को स्वीकारना भी पड़ेगा। सुधाकर जी जैसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो सपा के लिए हो सकता था वो आपकी पार्टी में तो था नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी जो खड़ी हुई है वो बाहरी दलों के लोगों की वजह से आज उन लोगों को निकाल के देख ले, तो सीटों पर ना आ जाए तो कह देना। ले रही हूँ तू मैं वाली बहस। भारतीय जनता पार्टी आप ही की बातों का जवाब ले रही हूँ। किन किन को आपने तंत्र में बिठाया हुआ है जिसको लेकर अनिल साहब का कहना है कि अंदर ही आपके लोग बैठे हुए हैं, तो भला कौन ईमानदार होगा दूसरे दलों के प्रति, बताइए। नहीं तो मैं तो स्वागत करता हूँ अनिल जी के, जो अनिल जी ने जो बात कही कि इस चीज को इन्होंने मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ आज सब जगह पे फैला हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्य से चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हो चाहे सरकार के बाहर के लोग हो, सब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं और उसी के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। इन्होंने इस चीज को कम से कम स्वीकार किया, इस बात का मैं स्वागत करता हूँ। दूसरी बात ये गलत बात, मैंने कोई ऐसी बात करनी चाहिए। आप गलत नहीं, गलत बयानी ना करें, गलत बयानी ना करें, श्रीमान जी गलत बयानी ना करें। लोग बैठे, भाजपा के लोग बैठे, मैंने ये नहीं कहा कि सारे लोग नेता भी कर रहे हैं, और आपके पार्टी लोग आरएसएस के रूप में कर्मचारी, आपके पदाधिकारी बैठे हुए हैं, नहीं देखिए प्रशासन तंत्र को मैनिपुलेट करने में काम करते हैं। जिन लोगों को हमारे कामों से संतुष्टि है वो हमारे साथ है, और जिन लोगों को संतुष्टि नहीं है वो हमारे साथ नहीं। बाकी मेहमान मेरे इंतजार कर रहे हैं, 30-30 सेकंड में उनको देकर आप लोगों से इजाजत दूंगी। सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ नितेंद्र साहब, 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। पारुल जी, समाजवादी पार्टी बहुमत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है और इसका 8 तारीख को परिणाम आएगा, और हम घोसी की जनता को एडवांस में बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को चुनाव जीतने का मौका दिया। ठीक है त्रिपाठी जी, आश्वासन इनके पास जो आश्वस्त है इस चीज को लेकर, उसमें कितना दम? देखिए, गठबंधन एनडीए और इंडिया, ये दोनों का बहुत मजबूत लड़ाई है, और ये जो भी परिणाम होंगे वो दोनों के गठबंधन प्लस भविष्य में 2024 के चुनाव है उन पे दिशा दशा तय करेगी। लेकिन कई सारे वोटर्स घर से बाहर ही नहीं निकले सर। अगर 2024 का यही संकेत है तो ये बड़ा डरावना है। पारुल, ये वोटर इसलिए बाहर नहीं निकले कि अभी बहुत जल्दी ही चुनाव हुआ था। जनता भी बार बार के चुनाव से ऊब रही है कि अभी 1.5 साल पहले चुनाव हुआ, फिर 1.5 साल बाद चुनाव हुआ, तो साल भर यहाँ जनता यही देखती है यहाँ चुनाव ही होता है। तो उससे भी लोगों में बहुत ज्यादा मायूसी रहती है कि इतनी जल्दी प्रत्याशी अभी यहाँ था, प्रत्याशी वहाँ चला गया। ये सब भी एक बड़ा फैक्टर होता है, लोगों का के अंदर निराशा लगती है कि ठीक है सर, समय इजाजत नहीं देता, मुझे आप लोगों से परमिशन लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े, आप लोगों ने समय दिया। ईवीएम में कैद हो गई है दारा साहब और सुधाकर साहब की किस्मत। ये पिटारा खुलेगा 8 तारीख को, जब पता चलेगा कि किसके दावों में कितने दम, और इसके साथ इस बात का भी आकलन होगा कि अगर यही है 2024 का एक परछाई या एक पिक्चर, तो 2024 में क्या होने वाला है। एक तरफ आरोप प्रत्यारोपों का दौर, ये तक कहा जा रहा है कि 2 घंटे कैसे ईवीएम बंद रहेगा, ये तक कहा जा रहा है कि बिजली कैसे गुल हो गई, ये कहा गया कि आईडी कार्ड पर जो नाम था वो वोटर से पूछ लिया गया कि इसकी स्पेलिंग बता दीजिए। कई तरह के आरोप प्रत्यारोपों के बीच ये दावे कि हम जीत रहे हैं, और 2024 जब हम देखेंगे कि न केवल यहाँ पर इंडिया और एनडीए का सीधे तौर पर आमना सामना हो रहा था, वहीं 2024 में भी यही तस्वीर होगी, लेकिन तब पिक्चर बड़ी होगी। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।